एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। कहीं कोई तूफान न आए, अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 MP आपके है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग बयानों के ये तीर उस सवाल को लेकर छोड़े जा रहे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। सवाल है, क्या 2024 के चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा? ये सवाल अचानक नहीं उभरे हैं, बल्कि राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस अपने तीसरे एजेंडे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष को भी असमंजस में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग सब उधर चले गए। सर सामने सब बात होगा बाद में। गर्मी अरे बहुत गर्मी है क्या? 14 जून को लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश के नागरिकों से सुझाव मांगे। इसी दिन ये बात साफ हो गई थी कि मोदी सरकार ने इस कानून की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। तैयारी भी पूरी है। लॉ कमीशन की इस कवायद के ठीक 13 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के कार्यक्रम में जो बातें कही, उसने साफ कर दिया कि सरकार यूसीसी को लेकर एक्शन मोड में है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी?
प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे? बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का कोर मुद्दा रहा है। 1980 में स्थापना के बाद से बीजेपी ने इसे अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाकर रखा है। लेकिन इससे पहले जनसंघ ने इसे अपना एजेंडा बना दिया था। आजादी के बाद जनसंघ ने 2 मुद्दों को जोर शोर से उठाया। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना था और दूसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना। 1980 के दशक में आकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में जुड़ा। ऐसे में समझना होगा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसे लेकर विवाद क्यों है, मुस्लिम समेत कई समुदाय क्यों विरोध कर रहे हैं और इसे लागू करने से देश के कानून में क्या बदल जाएगा। ये इस विषय के ऐसे पहलू हैं जो तब उठे हैं जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित है? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। इन प्रश्नों की बात करें तो उससे पहले एक बार फिर से इतिहास की तरफ लौटते हैं। 1946 में देश का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से अमल में लाया गया। 251 पेज के संविधान के एक पन्ने में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 44 में यानी नीति निदेशक तत्व के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए यूसीसी लागू करने का प्रयास करेगा, यानी राज्य हर नागरिक के लिए एक समान कानून लागू करेगा। इसका मतलब है एक ऐसा नागरिक कानून जो हर धर्म और हर जाति पर एक समान तरीके से लागू हो। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और उत्तराधिकार को लेकर सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक कानून हो। संविधान में ये बात लंबी बहस और सोच विचार के बाद शामिल की गई। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस हुई। तब ड्राफ्ट में इसे आर्टिकल 35 यानी मौलिक अधिकारों के दायरे में रखा गया। इस आर्टिकल में वही बात कही गई थी जो मौजूदा संविधान के आर्टिकल 44 में है। आज की तरह तब भी संविधान सभा के सदस्यों में इस मुद्दे पर जबरदस्त मतभेद थे। मद्रास से संविधान सभा के मेंबर मोहम्मद इस्माइल ने विरोध जताया। यदि व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित करने वाला कुछ भी किया जाता है तो ये उन लोगों के जीवन के तरीके में हस्तक्षेप के समान होगा जो पीढ़ियों और युगों से इन कानूनों का पालन करते आ रहे हैं। यूसीसी को लेकर आर्टिकल 35 पर बहस के बाद आखिर में संविधान सभा में ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पूरे मसले पर अपनी बात रखी और विरोध में आए प्रस्तावों को खारिज किया। अंबेडकर ने यह साफ करने की कोशिश की कि मौजूदा प्रावधान में कुछ भी नया नहीं है। देश में पहले से ही समान नागरिक संहिता है। बस नए कोड में विवाह और उत्तराधिकार को शामिल किया जाएगा जो मौजूदा कोड के दायरे में नहीं थे। लेकिन संविधान सभा में मतभेद के बाद तय हुआ कि इस आर्टिकल को नीति निदेशक तत्व के तौर पर स्वीकार किया जाएगा।
यानी भारत संघ के राज्य इसे तुरंत लागू करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। राज्य इसे सभी समुदायों की सहमति के बाद लागू करेंगे। संविधान में कही गई इन बातों के आधार पर ही आजादी के बाद यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग शुरू हो गई। आजादी के बाद भारतीय जनसंघ ने यूसीसी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। 1951 के बाद से भारतीय जनसंघ यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाता रहा। भारतीय जनसंघ पार्टी डॉक्यूमेंट में 1951 से 1972 के बीच के पार्टी मैनिफेस्टो के बारे में डिटेल में बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 16 में यूसीसी का समर्थन किया गया है। इसमें लिखा है, देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू गवर्न द लॉज ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एटसेट्रा ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स। इसका मतलब है कि सभी भारतीय नागरिकों के विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि के कानूनों को नियंत्रित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। जनसंघ के 1967 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी यह बात दोहराई गई। यानी विवाद पुराना है और इसकी जड़ में पहुंचने के लिए हमें देश में मौजूद कानूनों को समझना होगा। इस वक्त मोटे तौर पर देश में दो तरह के कानून हैं, एक पब्लिक लॉ और दूसरा प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ में क्रिमिनल लॉ यानी आईपीसी, सीआरपीसी, टैक्स और प्रशासनिक कानून आते हैं। ये सबके लिए एक समान है। प्राइवेट लॉ में कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी लॉ आते हैं। ये भी सबके लिए एक समान है। लेकिन इसका एक हिस्सा पर्सनल लॉ है। ये वो कानून है जिसके जरिए अलग अलग धर्मों के मामलों को अलग अलग तरीकों से निपटाया जाता है, जैसे शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना और उत्तराधिकार वगैरह। पूरी कंट्रोवर्सी की कुंडली यही है। इसे विवाह के उदाहरण से समझते हैं। हिंदुओं में शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत होती है। मुसलमानों में शादी शरीयत लॉ 1939 के तहत और ईसाइयों में शादी ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। यानी धर्म अलग तो परंपराएं अलग और कुछ कानून भी अलग। लेकिन अगर यूसीसी लागू हो गया तो सबके लिए कानून एक बराबर हो जाएगा। पर्सनल लॉ की कोई भूमिका नहीं रहेगी। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस हिस्से का विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है। जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। विरोध करने वालों में मुस्लिम समुदाय, ईसाई और आदिवासी समुदाय हैं।